जय हिंद दोस्तों, लक्ष्यता एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत की दूसरी वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो आधुनिक भारत के मुख्य बिंदु थे उनको बताया था। इसमें कुछ बिंदु रह चुके थे जो आधुनिक भारत के एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, उनके बारे में यहाँ बताना है। जैसे क्लासें अब कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज सब बंद हो चुके हैं, तो इसलिए ऑनलाइन क्लास पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि जो बच्चे हमारे पास नहीं आ सकते वे घर में बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। देखो, बाहर निकलना सरकार ने मना कर दिया कि स्कूल, कॉलेज यानी ये कोचिंग सेंटर सब बंद हो गए। तो हम चाहते हैं कि अपने यूट्यूब के माध्यम से जो हमारे स्टूडेंट, जो हमारे दोस्त, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और थोड़ा शिक्षा संबंधित जानकारी मिलती रहे। इसलिए आधुनिक भारत की जो एक वीडियो तो हम पहले बना चुके हैं और दूसरी वीडियो आज शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ भी, जैसे कुछ शब्द जैसे खुद से ही जीतने की जिद है मुझे, खुद से ही जीतने की जिद है मुझे और खुद को ही हराना है, खुद से जीतने की जिद है मुझे और खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं इस दुनिया की, मेरे अंदर एक जवाना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं भीड़ नहीं इस दुनिया की, मेरे अंदर एक जवाना है। इन शब्दों से स्टार्टिंग करते हुए हम आधुनिक भारत की वीडियो शुरुआत करते हैं। तो इसमें कुछ बिंदु वहाँ रह गए थे, जो वे पॉइंट हैं हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आधुनिक भारत में सबसे पहले बात करते हैं जो महात्मा गांधी जी थे हमारे। तो महात्मा गांधी जी ने 1918 में मील मजदूरों के खिलाफ जो पहली भूख हड़ताल करी थी, तो ये क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल कब करी थी, तो 1918 में करी थी। जो मील मजदूर थे उनके मतलब उनके सहयोग में मील मालिकों के खिलाफ वो करी थी, यानी कि भूख हड़ताल करी थी। ठीक है, तो अहमदाबाद के मील मजदूरों के खिलाफ, अहमदाबाद के मील मजदूरों के समर्थन में, मील मजदूरों के समर्थन में पहली भूख हड़ताल भूख हड़ताल 1918 में की थी। कब की थी? 1918 में। ठीक है, 1918 में की थी। क्वेश्चन पूछा जाता महात्मा गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल कब की थी? 1918 में की थी। और 1918 में की थी अहमदाबाद के मील मजदूरों के समर्थन में की थी। क्या नहीं है, ये जो मील मजदूर थे ये अपनी मांगे कर रहे थे। उस टाइम पर क्या था, प्लेग नामक एक बीमारी फैली हुई थी। उस प्लेग नामक बीमारी के, यानी कि उस प्लेग नामक बीमारी ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी थी। तो मील मजदूर अपने बोनस की मांग कर रहे थे, उनका बोनस दिया था, वे अपने बोनस की मांग कर रहे थे जो मील मजदूर थे। तो उनके समर्थन में महात्मा गांधी को जो पता चला कि वो मील जो मालिक हैं वे उनका मतलब जो वे मांग कर रहे हैं उनकी मांग पूरी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो वे मांग कर रहे थे अपने जो उनका प्लेग का जो बोनस था उसके ऊपर वो मांग कर रहे थे। कभी कभी कुछ नहीं पूछ लिया जाता भाई ये तो मील मजदूरों के खिलाफ हड़ताल कब की थी? 1918 में। लेकिन भाई क्यों की थी, क्या कारण था, क्या वजह थी, उसके बारे में बता रहे हैं हम। उस टाइम प्लेग एक महामारी फैली थी उससे कुछ समय पहले। तो प्लेग महामारी का वे बोनस मांग रहे थे कि हमारा जो बोनस है वो हमें 35% दिया जाना चाहिए। 35% बोनस, 35% बोनस मांग रहे थे। जो प्लेग जो बीमारी थी उसका 35% बोनस मांग रहे थे मील मजदूर। ठीक है, तो उनके समर्थन में गांधी जी ने उनका समर्थन करा कि भाई 35% इनको बोनस मिलना चाहिए। तो और जो अंग्रेज देना चाह रहे थे 20% बोनस देना चाह रहे थे, 20% बोनस देना चाह रहे थे। और वे मांग रहे थे, जो मील मजदूर थे 35% बोनस मांग रहे थे। तो महात्मा गांधी जी ने उनके समर्थन में भूख हड़ताल करी थी। जो न्यायाधिकरण था, न्यायाधिकरण ने भी सहमति कितने में जताई थी? 35% पर सहमति जताई थी न्यायाधिकरण ने। ठीक है, जो न्यायाधिकरण था, न्यायाधिकरण ने 35% पर सहमति जता दी थी। ठीक है, तो इन मील मजदूरों को जब भूख हड़ताल करने के बाद इनके अधिकार इनको मिल गए थे और 35% इनको बोनस दिया जाने की बात कर दी गई थी। किसने? न्यायाधिकरण ने। जो न्यायालय था उसने सुनाई थी कि भाई इनको 35% के उनके हक में कहा कि इनको 35% प्लेग का बोनस दिया जाना चाहिए। जबकि अंग्रेज सरकार 20% पर राजी हुई थी, लेकिन जो न्यायाधिकरण का आदेश आया उन्होंने कहा कि 35% को दिया जाना चाहिए। ये अपने यानी कि अहमदाबाद के मील मजदूरों के समर्थन में पहली बार भूख हड़ताल 1918 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह क्वेश्चन पूछा था पिछले साल बीएड के एंट्रेंस में। क्वेश्चन आया था कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। इसका सन भी वही है जो भी इसका था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। जो खेड़ा पड़ता है गुजरात में पड़ता, कहाँ पड़ता? गुजरात।
गुजरात में पड़ता, तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में पड़ता। तो यहाँ गुजरात में क्या हुआ था, उस टाइम पर फसल बर्बाद हो गई थी। अब फसल जब बर्बाद हो गई थी, फसल बर्बाद होने के कारण क्या हुआ था, जो अंग्रेज थे वे अपनी मालगुजारी इनसे वसूलना चाह रहे थे। कहाँ, इंडिया के लोगों से अपनी मालगुजारी वसूलना चाह रहे थे कि जो उनका कर वर देना था वो कर पूरा टैक्स यानी पूरा टैक्स लेना चाह रहे थे। ये कह रहे थे भाई हमारी जो फसल बर्बाद हो गई, तो हम अपनी फसल बर्बाद होने के कारण भाई हम कैसे दे पाएंगे पूरा कर। मालगुजारी का मतलब क्या था, मालगुजारी का मतलब यहाँ कर्ज था। किससे था, कर्ज। तो एक कर वसूला जाता था अंग्रेजों के द्वारा भारतीय लोगों से, भारतीय किसानों से कर वसूला जाता था, उसको मालगुजारी नाम दिया जाता था। तो उनकी फसल जब बर्बाद हो गई, जब फसल बर्बाद हो गई, वे कह रहे थे कि मालगुजारी हम कर नहीं देंगे, यानी कि हम कर नहीं देंगे। तो इसी के समर्थन में, यानी कि इसी के गांधी जी ने इनका समर्थन करा और गांधी के साथ मिलकर सत्याग्रह जो शुरू करा, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में स्टार्टिंग हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। इसमें क्या होता है, इन्होंने कहा कि हम कर नहीं देंगे, कर पे बिल्कुल मना कर दी, भाई जब हमारी फसल बर्बाद होगी तो हम कर नहीं देंगे। तो कर नहीं देने की बात की गई थी, कर नहीं देंगे, ठीक है। इस आंदोलन को खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये खेड़ा सत्याग्रह था, क्यों, क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो चुकी थी और वे कर देने से मना कर रहे थे, इसलिए आंदोलन चलाया, हम कर नहीं देंगे। तो कर नहीं देने यानी कि कर देने से इनकार कर दे साहब कि हम कर नहीं देंगे, इसलिए कहा जाता है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में हुआ था, इसमें कर नहीं देने की बात की गई थी, ठीक है। इसके बाद बात करते सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इसकी शुरुआत करने के कारण क्या थे। जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोगों ने भारतीय लोगों पर जो नमक थे, नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि नमक स्वतंत्र रूप से नहीं बना पाएंगे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, उसके कर को बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण भारतीय लोगों को नमक को बहुत महंगा खरीदा जा रहा था। और इतना महंगा भारत के लोग बेचारे इतना महंगा कैसे खरीद पाते, उसके यानी कि स्वतंत्र रूप से बनाने के लिए मना कर दिया कि तुम अब नमक नहीं बना सकते। समुद्र के किनारे जो नमक बनाते थे भारतीय लोग, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था और उस पर कर बढ़ा दिया गया था। तो भारत के लोगों को नमक बहुत महंगा पड़ रहा था, बहुत महंगा पड़ रहा था, तो वे खरीद नहीं पा रहे थे। तो इस बात की जो महात्मा गांधी जी को बताया गया भाई ऐसा ऐसा कर बढ़ा दिया गया और भारत के लोग बेचारे परेशान, जो नमक नहीं खरीद पा रहे। तो महात्मा गांधी जी ने उनके ये दशा सोचते हुए, यानी कि भारत के लोगों का फायदा हो जाए किस तरह, तो वे अपने यहाँ उनका एक आश्रम था, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम से उन्होंने अपने हाथ में नमक लेकर वे चले थे 12 मार्च 1930 को। इनके समर्थक थे 78 समर्थक, कुछ बुक्स में 78 समर्थक दिए गए, कुछ बुक्स में 79 यानी कि 79 समर्थक दिए गए हैं। तो साबरमती आश्रम से ये नमक हाथ में लेकर अपने 78 समर्थक या 70 यानी कि 79 समर्थकों के साथ अपने साबरमती आश्रम से चले और इन्होंने ये पहुंचे कहाँ, दांडी। दांडी तुम्हारा गुजरात में पड़ता और ये आश्रम में गुजरात में पड़ता। तो दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा और वहाँ नमक बनाया। तो यहाँ ये पहुँचे कब थे, ये पहुँचे थे 6 अप्रैल 1930 को। तो दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक हाथ में लेकर, इनके साथ जो समर्थक थे काफ़ी लाठी डंडे लोगों ने, यानी कि जो अंग्रेजों ने यानी रोकने का बहुत प्रयास करा, कुछ लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया, काफ़ी सारे लोगों ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया गया था, सत्याग्रह में शामिल हो गए थे महात्मा गांधी के साथ, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहाँ पहुँच गए थे दांडी, यानी कि साबरमती आश्रम से दांडी पहुँचकर इन्होंने नमक का कानून तोड़ा था। क्वेश्चन पूछा था नमक का कानून कब तोड़ा गया था, यानी साबरमती से दांडी पहुँचकर नमक कानून तोड़ा गया था, जिसमें नमक कानून तोड़ने के बाद एक आंदोलन शुरुआत की गई। उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हो गया इंडिया में, तो अंग्रेज इस बात से लेकर परेशान हो गया कि भाई भारत के लोगों ने नमक कानून तोड़ दिया, अब नमक पर कोई कानून यानी कि कोई टैक्स नहीं दिया जाने का, अब स्वतंत्र रूप से भारतीय लोग बना सकते हैं। तो उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था इरविन, नाम था उनका इरविन नाम था। अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को वे चाह रहे थे कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तरह रोका जाए, क्योंकि लोग भीड़ भाड़ बढ़ी हुई थी और आंदोलनकारी लोग महात्मा गांधी के साथ चले गए थे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने की बात की गई। तो इसके बाद एक समझौता, वो समझौता का नाम दिया गया गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौता।
गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली समझौता। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इस समझौते के अंतर्गत क्या हुआ? इस गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत क्या हुआ था? गांधी जी के और यानी कि इरविन के बीच में दिल्ली में समझौता हुआ था। तो उस टाइम पर जो भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वे गांधी जी कर रहे थे और इरविन उस टाइम पर वायसराय थे। तो गांधी के और इरविन के बीच में समझौता हुआ। इस समझौते में क्या हुआ? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें कुछ शर्तें रखी गई थी। ठीक है, इस समझौते के अंदर कुछ शर्तें रखी गई थी। तो गांधी इरविन समझौता हमारा कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ था और गांधी जी के और इरविन के बीच में कुछ पॉइंट रखे गए थे। इसमें सबसे पहली शर्त क्या रखी गई थी? सबसे पहली शर्त ये रखी गई थी कि जो व्यक्ति जिन्होंने आतंक यानी कि जो उसमें वहाँ भाग लिया था, किसमें? हिंसा में भाग लिया था, उन लोगों को छोड़कर जो निर्दोष लोग उनको जेल से यानी कि उनको रिहा कर दिया जाए। पहली शर्त ये थी, यानी कि जिन लोगों ने भाग लिया था हिंसा के, जिन लोगों पर हिंसा का आरोप था, उन लोगों को छोड़कर जिन लोगों पर हिंसा का आरोप था उन्हें छोड़कर सबको रिहा कर दिया जाए। देखो पहला शर्त क्या थी? जिन लोगों पर हिंसा का आरोप था उन्हें छोड़कर सभी लोगों को रिहा कर दिया। जो बेकसूर लोग उन्हें जेल में डालने से कोई फायदा नहीं। पहला समझौते में पहली बात रखी गई थी, जिन लोगों पर हिंसा का आरोप था उन्हें छोड़कर सबको रिहा कर दिया जाए। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था, जो भी जब्त की गई संपत्ति है उसे वापस कर दिया जाए। जब्त की गई संपत्ति को वापस कर दिया जाए। देखो 2 शर्त हो गई। पहली शर्त क्या? जिन लोगों के ऊपर हिंसा का आरोप था उन्हें छोड़कर बाकी सब लोगों को यानी रिहा कर दी जाए और जब्त की गई संपत्ति को वापस कर दिया है। जब्त की गई संपत्ति को वापस कर दिया है, जो जब्त की थी अंग्रेजों ने संपत्ति उसको वापस कर दिया है। और जिन लोगों ने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दिया था उनको उनकी नौकरी पर लगा दी जाए। ठीक है, जिन लोगों ने नौकरी से त्याग पत्र दिया था उन्हें पुनः पद दे दिया जाए। शर्त क्या हो गई? जिन लोगों पर हिंसा का आरोप था उन्हें छोड़कर सभी को रिहा कर दिया जाए, जब्त की गई संपत्ति को वापस कर दिया जाए और जिन लोगों ने नौकरी से त्याग पत्र दिया था उनकी नौकरी को उन्हें वापस रख लिया जाए। एक शर्त और रखी गई थी इसके अंदर। एक शर्त रखी गई थी कि समुद्र के किनारे भारतीय निःशुल्क रूप से यानी फ्री स्वतंत्र रूप से नमक बना सकते हैं। ठीक है, एक शर्त रखी थी। शर्त नंबर 4 थी, समुद्र के किनारे भारतीय स्वतंत्र रूप से नमक बना सकते थे। देखो ये शर्त थी। पहली शर्त क्या थी? जो लोग जिन पर हिंसा का आरोप था उन्हें छोड़कर बाकी सबको रिहा कर दिया जाए, जब्त की गई संपत्ति को वापस कर दिया जाए। ठीक है, और जिन लोगों ने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दिए थे उनको नौकरी पुनः वापस दे दी जाए। और क्या शर्त थी हमारी? समुद्र के किनारे भारतीय लोग स्वतंत्र रूप से नमक बना सकते थे। ठीक है, एक काम और था, विदेशी जो शराब थी यानी शराब की दुकान और कपड़े की दुकान के सामने भारत के लोग धरना प्रदर्शन कर सकते थे। ठीक है, ये इस बात पर समझौता हुआ। यानी कि जो शराब की दुकान थी, शराब की दुकान, इसमें 5वां पॉइंट ये था, शराब की दुकान और कपड़े की दुकान पर भारतीय लोग धरना प्रदर्शन कर सकते थे।
धरना प्रदर्शन कर सकते थे। देखो 5 शर्त हो गई। पहली बात क्या, पहली शर्त ये थी कि जिन लोगों पर हिंसक आरोपों ने छोड़कर बाकी सबको रिहा कर दिया है। दूसरी शर्त क्या थी, जो जब्त की गई संपत्ति उसको वापस कर दिया। तीसरी शर्त ये थी, जिन लोगों ने नौकरी से त्याग पत्र दिया था उन्हें पुनः नौकरी दे दी जाए। और चौथी शर्त थी हमारी, समुद्र के किनारे भारतीय लोगों को स्वतंत्र रूप से नमक बनाने दिया जाए, यानी कोई रोक टोक नहीं लगा देनी चाहिए। और 5 शर्त क्या थी, शराब की दुकान और कपड़े की दुकान के सामने भारतीय लोग धरना प्रदर्शन कर सकते थे। ये हमारी गांधी जी की तरफ से रखी गई शर्तें थी। अब बात करते हैं इरविन की तरफ से, जो अंग्रेजों की तरफ से रखी गई शर्तें वे कौन सी थी। इनकी तरफ से कुछ मुख्य शर्तें रखी गई थी। पहली बात, सबसे पहला पॉइंट क्या था, देखो गांधी इरविन समझौता हुआ कब था, 5 मार्च 1931। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी समझौता हुआ था। ठीक है, इसमें इरविन की तरफ से शर्तें क्या रखी थी, इरविन की तरफ से पहली शर्त क्या थी, कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेना पड़ेगा। ठीक है, कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेना होगा। पहली शर्त, कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेना होगा, पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त क्या थी, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। ये इरविन की तरफ शर्त रखी गई थी, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, ठीक है, नहीं करेगी। ठीक है, ये शर्त रखी गई, 2 शर्त रखी गई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। तीसरी शर्त क्या थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो ऊपर ये लिखा हुआ जो पहले हुआ था अभी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा, देखो सबसे पहली शर्त क्या थी, इसमें सबसे पहली शर्त, यानी कि क्रम कहीं भी लगा सकते, ऊपर नीचे लगा सकते, लेकिन सबसे पहली शर्त तो ये थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। सबसे पहले ये पॉइंट रखा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। फिर अगला पॉइंट क्या था, कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेना होगा। फिर अगला क्या था, कांग्रेस को ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करना, यानी कि कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। ये पॉइंट रखे गए थे इरविन की तरफ से, और गांधी की तरफ से रखे गए थे, जो 5 पॉइंट पे गांधी जी की तरफ से रखे गए थे। इरविन समझौता इसको कहा जाता, गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता। कब हुआ था ये, 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब जब गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया तो वहां से उन्हें असफलता मिली, तो वहां से असफलता मिलने के बाद फिर पुनः दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिया गया। तो 1932 में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः कब स्टार्ट करा गया था, पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन, आंदोलन को 1932 में शुरुआत कर दी गई थी। फिर इसको 1934 में इसको स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। 1932 में दोबारा स्टार्ट कर दिया, 1934 में इसको दोबारा यानी पुनः स्थगित कर दिया गया था। दोबारा स्टार्ट कब हुआ था, 1932 में, और स्थगित कब कर देगा, 1934 में इसको स्थगित कर दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा अब बात करते हैं पूना पैक्ट की। ठीक है, कि पूना पैक्ट कब हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था, ठीक है। तो पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। को हुआ था। क्वेश्चन पूछा था पूना पैक्ट कब हुआ था या किस किस के बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। ये कहाँ हुआ था, पुणे की येरवदा जेल में हुआ था। पुणे की
यरबदा जेल, यरबदा जेल में। देखो क्वेश्चन पूछा था कि पूना पैक्ट क्या था। पूना पैक्ट क्या हुआ था? पूना पैक्ट एक समझौता था। पूना पैक्ट इसको बोलते हैं, समझौता बोलते हैं, ठीक है, समझौता। पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कहाँ हुआ था? किस किस के बीच हुआ था? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। ये कहाँ हुआ था? पुणे की यरबदा जेल में हुआ था। पुणे की यरबदा जेल में हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। अब बात करते हैं पूना पैक्ट था क्या, यानी पूना पैक्ट क्या नहीं समझौता करने की आवश्यकता क्या पड़ी थी। इसमें क्या है, इसमें बताया गया जो दलितों के प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे उस समय, दलितों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों के प्रतिनिधित्व में उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा 1932 में हुआ था, ठीक है। तो वहाँ जब इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया तो जब बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब वहाँ पहुँचे, दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वहाँ, कहाँ? इंग्लैंड में। इन्होंने अंग्रेजों से क्वेश्चन करा कि आपको 150 साल राज करते हुए इंडिया में हो गए, आज भी आप हमारे जो दलित लोग हैं उनकी अंदर की बात को नहीं जान पाए, यानी उन लोगों के भेदभाव को खत्म नहीं कर पाए। जो बड़ी जाति के लोग हैं आज भी उनके सामने पशु के जैसा व्यवहार करते हैं। तो 150 साल में जब आप, यानी कि 150 साल आपको शासन करते हो गए, लगभग 100-150 साल, आप जब उन भेदभाव को खत्म नहीं कर पाए तो हमारा जो सोशल, यानी कि जो हमारा जो दलित वर्ग है उसका शोषण हो रहा है, उसके लिए हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, ठीक है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय जो थे वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, उनका नाम रैमजे मैकडोनाल्ड था, ठीक है। इसको मैं अभी साफ कर रहा, उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे? प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सामने भी बात रखेगी कि जो, यानी कि अछूतों की, जो दलितों की तरह से जो प्रतिनिधि कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने ये कहा भाई आपका 100-150 साल राज करते हो गया, फिर भी दलितों को आज भी उनकी दशा, यानी कि पशुओं को ज़्यादा माना जाता और उन लोगों को पशुओं से नीचे समझा गया। तो इस बात की जो बात रखेगी ब्रिटेन के सामने, यानी कि यहाँ यानी कि प्रधानमंत्री के, तो उन्होंने सोचा कि हाँ भाई ऐसा तो भाई है, आज भी भारत में नहीं मिटा पाए, भेदभाव को नहीं मिटा पाए, जो ऊँची नीची कास्ट की बात है, अस्पृश्यता का अंत नहीं कर पाए, पानी नहीं पीने दिया जाता था लोगों को, ठीक है। तो इन्हें लगा रैमजे मैकडोनाल्ड को कि हाँ सही मायने में कहीं ना कहीं ये वर्ग कहीं ना कहीं किसी चीज़ से दुखी और वंचित है। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या काम करा? 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को, ठीक है, 1932 ईस्वी को। इसमें क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि भाई जो अलग सांप्रदायिक निर्वाचन है तो हमारे दलितों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन होना चाहिए, ये मांग करती। इन्होंने कहा भाई तुम क्या चाहते हो फिर ये बताओ। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि भाई हम दलितों के लिए, यानी कि अछूतों के लिए हम अलग से एक सांप्रदायिक निर्वाचन चाहिए, यानी हमारा निर्वाचन हम अलग करेंगे, यानी हम अपना जो भी प्रतिनिधि चुनेंगे हमारे खुद के अपने ही जो दलित वर्ग के लोग उसका वोटिंग करेंगे और वो हमारा प्रतिनिधि होगा जो हमारी बात कहीं रख सकता। तो अलग निर्वाचन की मांग करी। इन्होंने कहा ठीक है भाई हम अलग निर्वाचन की तुम अथॉरिटी प्रदान करते। तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता, हिंदी में बोलते सांप्रदायिक पंचाट, इंग्लिश में बोलते कम्युनल अवार्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जब देखा कि हाँ सही मायने में भारत के लोगों में, यानी कि भारत में क्या है, भारत में जो दलित हैं उनको हिंदू वर्ग के अंदर रखा गया। भाई हिंदू धर्म है ही है, क्योंकि अनुच्छेद 25 आज अनुच्छेद 25 हमारा क्या कहता है, आज अनुच्छेद 25 ये कहता कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, इन सबको हिंदू धर्म के अंतर्गत माना गया। तो भाई दलित भी हिंदू धर्म के अंतर्गत थे, लेकिन जब हिंदू धर्म के अंतर्गत माना गया और हिंदू धर्म का अंग माना गया तो फिर उनके साथ पशुओं के जैसा व्यवहार क्यों किया जाता है, इसी बात को लेकर बाबा साहब ने क्वेश्चनिंग वहाँ करी थी। बाबा साहब ने क्वेश्चनिंग महात्मा गांधी से भी की थी, जो अभी आगे इसके बारे में बताएंगे। तो इन्होंने क्या करा,
रैमजे मैकडोनाल्ड ने ऐसा लगा कि हाँ कहीं ना कहीं दलितों के साथ शोषण उनका हो रहा, तो उनका अलग ही अगर अलग उनका यानी सांप्रदायिक निर्वाचन हो जाएगा तो उनकी समस्या शायद खत्म हो सकती है, ये सोचकर उन्होंने करा था। तो इन्होंने करा कम्युनल अवार्ड की इन्होंने घोषणा करी 16 अगस्त 1932 ईस्वी को कम्युनल अवार्ड की घोषणा करी, जिसको सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। सांप्रदायिक पंचाट में क्या हुआ था, जो तुम्हारे दलित वर्ग के लोग थे, दलित वर्ग के लोगों यानी जो हमारे अछूत लोग थे, उनके लिए 2 वोटिंग करने की सिस्टम रखा गया, यानी ये 2 वोटिंग कर सकते हैं, 2 वोट देने का अधिकार दे दिया गया उनको। 2 वोट यानी मत है नहीं, 2 मत का अधिकार दे दिया गया, 2 मत का अधिकार दे दिया गया, 2 मत देने का अधिकार दे दिया गया। एक मत क्या, एक मत तो दिया था आरक्षित वर्ग को, एक दिया था अनारक्षित वर्ग को, यानी कि एक तो दलित वर्ग को दे सकते थे, अपने अछूत वर्ग का जो संप्रदाय था हमारा उसको वोटिंग करेंगे, एक वोटिंग करेंगे जो जनरल अपर कास्ट उसके लिए वोटिंग करेंगे। तो 2 मत देने का अधिकार दे दिया गया इस कम्युनल अवार्ड के और सांप्रदायिक पंचाट के तहत। अब जब इस बात का पता गांधी जी को चला कि भाई यानी हिंदू जो धर्म है हमारा, हिंदू धर्म से ये जो दलित हैं ये अलग हो जाएंगे। अब फिर जब अलग हो जाएंगे यानी कि इसमें दलित में कौन कौन आते हैं, ST ST OBC, जब सारी ये मिनोरिटी अलग यानी ये सारी माइनॉरिटी अलग हो जाएंगी तो फिर हिंदू धर्म में वोटिंग करेगा कौन रह जाएगा, मात्र कौन, जनरल कास्ट बची। तो उसमें यही हुआ था। तो गांधी जी ने क्या, गांधी जी जो पता लगा तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए। ठीक है, गांधी जी अनशन पर बैठ गए, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। कहाँ, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी सड़क पर बैठ कर, और उन्होंने यरबदा जेल में वहाँ उन्होंने हड़ताल कर दी। ठीक है, अब हड़ताल कर दी, अब भीमराव अम्बेडकर साहब को पता चला कि भाई ऐसे गांधी जी भूख हड़ताल में बैठ गए। अब उनके सामने एक प्रस्ताव जाता, गांधी जी ने कहा कि भाई हिंदू धर्म के अंतर्गत ही सभी यानी कि जो दलित वर्ग है सभी हिंदू धर्म का अंग है। अब ये हिंदू धर्म का अंग तो है, बाबा साहब ने क्वेश्चन करा गांधी जी से कि चलो भाई हाँ ठीक है हिंदू धर्म का अंग है, तो इस यानी कि इन दलित वर्ग के साथ ये ऐसा भेदभाव क्यों, जब अंग है तो उनके साथ भेदभाव क्यों किया जाता, ये क्वेश्चन करा। तो गांधी जी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। चलो ये तो क्वेश्चन अलग बात हो गई, यहाँ हमारा क्या टॉपिक है। तो उसमें क्या हुआ, जब इनके अम्बेडकर साहब के पास जो कस्तूरबा गांधी पहुंची वहाँ कि वही ऐसा वे वहाँ जेल में अनशन में बैठे भूख हड़ताल कर रहे हैं, आप ही हो जो गांधी जी को बचा सकते हो वरना और कोई बचा नहीं सकता। अब उधर हमारे जो गांधी थे वे भी बहुत अच्छे नेता थे, अगर गांधी जी की मृत्यु हो जाती है तो देश कहीं स्वतंत्रता रुक जाती है। उधर भीमराव अम्बेडकर साहब दलित वर्ग के यानी कि अछूत वर्ग के लिए लड़ रहे थे कि कहीं उनका अधिकार मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसमें क्या हुआ, दोनों ही अपने उस पर अडिग थे, दोनों मान कोई से नहीं रहा था। जब भीमराव अम्बेडकर सामने ये समस्या है कि अगर गांधी जी की मृत्यु हो गई तो हमारा देश स्वतंत्र होने से रह जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तब इसमें क्या हुआ, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को इसमें समझौता हुआ। क्या, उस समझौते का नाम रखा गया पूना पैक्ट, और ये हुआ कहाँ था, ये पुणे की यरबदा जेल में हुआ था 24 सितंबर 1932 को। इसमें कुछ शर्तें रखी गई कि भाई चलो हम अलग नहीं हो रहे लेकिन कुछ शर्तें हमें देनी चाहिए। उसमें क्या था, राज्य विधानमंडल में जो सीट थी ना, राज्य विधानमंडल में 71 सीट थी पहले, तो 71 सीट से बढ़ाकर 147 सीट कर दी गई थी। 147 सीट कर दी गई थी, 147 सीट किसी कर दी गई थी, अनुसूचित वर्ग की। ठीक है, जो हमारा पिछड़ा वर्ग था या वो हमारा दलित वर्ग था, अछूत वर्ग था, तो उसकी सीटों को कितनी थी, राज्य विधानमंडल सीट पहले कितनी थी, 71 थी, उसे बढ़ा कितना कर दिया गया, 147 सीट कर दिया गया। ठीक है, 147 सीट का आरक्षण दे दिया गया था। अब बात करते हैं केंद्रीय विधानमंडल में, तो केंद्रीय विधानमंडल में इनकी सीट बढ़ाकर 18% बढ़ोतरी कर दी गई थी, 18% बढ़ा दी गई थी केंद्रीय विधानमंडल में। केंद्रीय विधानमंडल, तो केंद्रीय विधानमंडल में सीटों को कितना बढ़ा दिया गया, 18% बढ़ा दिया गया था। और इसी में ही आरक्षण की कह दिया गया था भाई हर 10 साल के हिसाब से आरक्षण दे दी जाएगा। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी जो दलित जो वर्ग हमारा वंचित वर्ग उसको आरक्षण दे दी जाएगा। इस पूना पैक्ट के तहत ही आरक्षण की पहली बार मांग कर दी गई थी और उस पर समझौता हुआ, दोनों के बीच में आपने समझौता हुआ कि ये आरक्षण 10 साल के बाद यानी आगे बढ़ता रहेगा इसका। तो पहली बार आरक्षण की जो मांग की गई थी वो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के अंतर्गत रखी गई थी। इसमें क्या हुआ था, राज्य विधानमंडल में जो दलितों की सीट थी उनको 71% से बढ़ाकर 147 कर दिया गया था और उनकी सीटों को केंद्रीय विधानमंडल में कितना बढ़ा दिया गया था, 18% बढ़ा दिया गया था। ये पूना पैक्ट था। पूना पैक्ट जो हुआ था गांधी जी के और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। हाँ, बाकी जो बची है इसके अंदर वो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता रहेगा। ठीक है।